मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 96। आरव और करण अपने कक्ष में बैठे सामने एक गुलाबी गोलाकार रोशनी के अंदर जो कुछ भी देख रहे थे, ये देखकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन दोनों ने एक दूसरे से को देखा, फिर कहा, ये तो विद्या निकेतन के उसे प्रतियोगिता से भी भव्य है। इन लोगों को देखो, क्या इतने लोग यहाँ रहते भी हैं। इस पर करण ने सर हिलाते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे आसपास में रहने वाले हैं। तुम्हारा साम्राज्य जितना बड़ा है कि 2-4 देश मिलकर भी पूरा न कर पाए, और पूरे साम्राज्य और देश को तुम्हारे पिता के इजाजत से एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो सोच लो, इतने बड़े राजतंत्र में अगर किसी तरह का कुछ आयोजन होगा तो किस तरह का होगा, तुम देख नहीं रहे हो। राजा कुंभदेव के आसपास कितने बड़े बड़े महारथ हाथिया लोग बैठे हुए हैं, और उसके नीचे हमारे साम्राज्य के सबसे बड़े अधिपति और पूरे मंत्रिमंडलों की समूह है। और उसकी दूसरी बिल्डिंग के ऊंचे माली पर तुम्हारे परिवार, जिसमें तुम्हारी सौतेली माँ या कहीं की राजा की सभी रानियां और उनके बच्चे बैठे हुए हैं। पर उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जैसा कि उन लोगों के चेहरे पर अभी भी रात के 12 बजे हैं। तुम अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि आप मुझे करना क्या है। वही करेंगे जो रुद्र ने कहा है। वह तो सारी चीज बात कर चला गया, पर अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुद्र जब वह कह रहा था तो सभी चीज कितना आसान लग रहा था, पर अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सबके सामने जाऊं अगर किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो। तुम इतना बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम खुद को बच नहीं पाओ। तभी आरव के कक्ष में के बाहर कुछ आवाज आई, जिसे सुनकर आरव ने उन्हें अंदर आने को कहा। आरव जानता था कि यह राजा कुंभदेव के विश्वसनीय लोग हैं, इसलिए उसने बिना किसी डर के उन्हें अंदर आने को कहा। एक एक करके 5 से 6 दासी अपने हाथ में अलग अलग बड़े बड़े तर लिए वहां आ गई। उनके आने के बाद एक लंबा चौड़ा हर ऊंचे कटकाठी का नौजवान आदमी उसे कक्षा में आ गया, जिसे देखकर आरव को किसी मूवी का सीन याद आने लगा और उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। पागल हो गए हो क्या? इस पर चेहरा देखने के लिए हमें इतना ऊंचा गर्दन करना पड़ रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आ गया था इसलिए मुस्कुरा रहा था। तभी उस शख्स ने अपने घुटनों पर बैठकर आरव के सामने अपना सर झुका लिया। ये देखकर आरव ने कहा, शुक्र है इसने अपना सर नीचे तुमने किया, नहीं तो मेरा तो गर्दन ऊपर लटक जाता है तुम्हें देखने के चक्कर में। ये सुनकर बाकी दास दासिया और करण को हंसी आने लगी, पर वह लोग शांत रहे, पर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो वही वह आदमी अपना सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आप सच में नहीं बदली राजकुमार आरव। पहले भी आपने मुझे यही कहा था, और अभी पता नहीं राजा को आपको लेकर ऐसा क्या गलतफहमी हो गया, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उनका बेटा बदल गया है। चलिए आप तैयार हो जाए, आपके सबके सामने आने का वक्त हो चुका है। ये सुनकर आरव सीरियस हो गया और करण की तरह देखने के बाद उन दास की तरफ देखने लगा जो सर झुकाए बस वहां पर खड़े हुए थे। आरव ने सीरियसली उसे इंसान को देखा और फिर अपने कठोर और सीरियस आवाज में कहा, पहले तुम अपना परिचय दो और मैं किस तरह से तुम पर विश्वास करूं कि तुम ही महाराज ने भेजा है। ये सुनकर वह लंबा आदमी का चेहरा एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, पर उसने अपना सर नीचे झुकाए धीरे से उठाकर उसे देखा। क्या आप सच में मुझे भूल गए? मैं आपका खास अंगरक्षक हूँ जो बचपन से लेकर आपके साथ रहा करता है। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं यहाँ सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। आरव ने वैसे ही कोल्ड आवाज में कहा। ये सुनकर उसे लंबे आदमी ने कहा, मैंने अपना परिचय दे दिया, मैं आपका अंगरक्षक हूँ जो हर पल आपके साथ रहेगा। तो क्या तुम उसे वक्त भी मेरे साथ थे जब मैं गायब हुआ था? आरव ने सीधा सवाल कर दिया। अचानक से उसके बदले रवैया को देखकर वहां मौजूद सभी का चेहरा एकदम से सहम गया और उन्हें अब एक ठंडी सा एहसास होने लगा जो वह लंबा इंसान भी महसूस कर पा रहा था। हालांकि वह एहसास उसे डरा नहीं सकता था, पर उसने आरव का ऐसा रूप पहले ही बार देखा था, क्योंकि उसने अब तक जिस आरव की रक्षा की है और इसके साथ वक्त बिताया था, वह एक आम लड़का और सामान्य स्वभाव का लड़का था जिसकी रक्षा उसे रक्षा करने की दायित्व उसे दी गई थी। पर अब जो उसके सामने है वह तो खुद में ही काफी स्ट्रांग और आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाला एक जवान लड़का है। उन दोनों में फर्क कुछ लंबे इंसान को समझ आ रहा था। परस साम्राज्य के महल के पीछे की तरफ बना एक बहुत बड़ा ग्राउंड, जिसके चारों ओर घेरे में कम से कम लाखों लोग आराम से बैठ सकते हैं, और इस वक्त वहां पर ऐसा लग रहा है कि पूरे साम्राज्य के लोग वहां पर खचाखच बैठे हुए हैं और जोरों शोरों से सामने चल रही प्रतियोगिता को देखते हुए उत्साह से अपने अपने जगह पर उठकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके सफेद जादूगर वहां पर आकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसके बाद अलग अलग तरह का प्रतियोगिता शुरू हुआ, पर सबका तो इंतजार था प्रतियोगिता के खत्म होने का। वही सबसे ऊंची हिमालय पर राजा कुंभदेव के साथ उनके खास तरह के मित्र और अलग साम्राज्य की शक्तिशाली जादूगर और इस दुनिया में ऊंचे पद में रहने वाले लोग जो उसे जश्न में शामिल होने आए थे।
वह सब बैठे हुए इस रोमांचक प्रतियोगिता का आनंद ले रहे थे। आखिर उनके देश और साम्राज्य के भी काबिल शक्तिशाली जादूगर और मिलिट्री के खास तरह की टीम इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। उन्हें भी सबसे बड़ी साम्राज्य का निमंत्रण अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बखूबी आता है, और उन सबको तो बस भारत साम्राज्य का पुरस्कार किसी खजाने से काम नहीं लगता, क्योंकि राजा कुंभदेव अपने भावनाओं से नहीं अपने दिमाग से शक्तिशाली लोगों को पुरस्कृत करते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें काफी फायदा होता है। ये मुकाबला पिछले 10 सालों में एक बार होता है, पर इस बार इस जश्न के दौरान ये मुकाबला एक बार फिर से रखा गया, इसलिए सब अपने अपने खास तरह की शक्तिशाली जादूगरों और अलग अलग तरह की युद्ध कला नीति में महारत हासिल करने वाले को अपने साथ इस जश्न में लाए हैं। एपिसोड 97 विद्यानिकेतन में माहेश्वरी अपने युद्ध कला और जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसका युद्ध अभ्यास कर रही थी। उसे कक्षा में अभी सिर्फ वही मौजूद थे और वह लगातार कुछ समय से वहां पर मौजूद सभी लोगों के जाने के बाद अपना युद्ध कला और अस्त्र विद्या का उपयोग करते हुए अपने लड़ने की कला और ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वह पूरी तरह से थक चुकी थी। वह लगातार अपने हाथों में तलवार लिए अपने ऊर्जा शक्ति से शक्तियों को अपने तलवार से अलग अलग दिशा में वार करते हुए इस वक्त माहेश्वरी के शरीर से अलग की तरह की ऊर्जा और रोशनी निकल रही थी, और यह रोशनी उसके आसपास धीरे धीरे करके घूम भी रही थी, और उसके पैरों और उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा नारंगी रंग का चक्र बना हुआ था, जो आपस में अलग अलग चक्र बनाते हुए एक अलग ही तरह का संकेत नजर आ रहा था। सभी जादूगरों की चक्र शक्ति और चक्र पैटर्न अलग अलग ही होती है। इस वक्त माहेश्वरी किसी बहुत बड़ी जादू करने से काम नहीं लग रही है, उसके बाद भी हवा में इधर उधर हो रहे हैं, और उसके शरीर से निकल रही चक्र की रोशनी उसके चेहरे को और भी ज्यादा चमकर और खूबसूरत बना रही थी। माहेश्वरी हमले करने के साथ साथ खुद को बचाने की भी कोशिश कर रही, इसमें कुछ के माथे पर और पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। वह अपने अभ्यास में इतनी विलंब हो गई थी, विलुप्त हो गई क्या, इतना खो गई थी कि उसे वहां किसी के आने का एहसास तक नहीं हुआ कि और वार कर ही रही थी कि इस दिशा में अचानक से रुद्र आ गया, जिसे देखकर आदर ने माहेश्वरी ने अपनी तलवार नीचे की और थोड़ी हैरानी के साथ रुद्र को देखा है, जो पूरे अपने यूनिफॉर्म में तैयार खड़ा था। उसके पीछे आचार्य कामदेव और सिद्धांत देव मौजूद थे। ये देखकर वह अपने तलवार को पकड़े हुए धीरे से उनके पास आए और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया, जिसे उन तीनों ने स्वीकारा और अपना सर हिला दिया। रुद्र, आप कुछ समय बाद तुम हमें हमारी कक्षा में मिलो, ये कहते हुए वह तीनों वहां से चले गए। ये देखकर माहेश्वरी थोड़ी आश्चर्य हो गई, फिर तभी उसने अपने आप को देखा तो उसे समझ आया, और वह जल्दी से अपने साथ लाया एक साल उड़कर किताबों को हाथ में पकड़े अपने छात्रावास की तरह जाने लगी। जब उसने आसपास देखा तब उसे एहसास हुआ कि इस वक्त सभी अपने अपने छात्रावास में आराम कर रहे हैं, उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। यह विद्या निकेतन का वह पर है जहां पर वही मुश्किल से कोई नजर आता है, और प्रतियोगिता और बहुत सारी अनाउंसमेंट के बाद तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग चुके थे। माहेश्वरी ने अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित किया, फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह सीधा और बाकी सब जहां मौजूद थे उसे कक्षा के बाहर आ गई। वैसे ही अचानक से इस कक्ष के अंदर नहीं जा सकती थी, उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि वह अब इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर पा रही है, पर इस बारे में उसने अब तक किसी को नहीं बताया। उसने गहरी सांस ली, फिर उसे कक्षा के दरवाजे पर हल्का दक्ष दिया, जिसके बाद अंदर से आवाज आया। कुछ देर के बाद रुद्रा, आचार्य कामदेव और आचार्य सिद्धांत देव के सामने महेश्वरी खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की डर या कोई भी भावनाएं नहीं थी। उन लोगों ने उसके अंतर्मन में चल रही चीजों के बारे में जानने की कोशिश की तो वह दोनों आचार्य तो थोड़े हैरान थे, पर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि अभी भी महेश्वरी अपने भाई और आरव के बारे में ही चिंता कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एरो अभी भी अपने चेहरे पर इमोशनलेस भाव के साथ अपने सामने खरीद से और वह लंबे आदमी को घूर घूर कर देख रहा था। बहुत गंदा आदमी थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा था कि यह राजकुमार पहले की तरह जैसे किसी बहस के चुपचाप उसके बाद मन लगा, पर अब तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बहारों को मनाए, क्योंकि और एक साधारण इंसान की तरह साधारण कपड़ों में था, पर उसे इस व्हाट्सएप के सामने जाना है, इसलिए उसे एक राजकुमार की तरह वेशभूषा या कहीं अगर होने वाले अगले उत्तराधिकारी की तरह तैयार करने की जिम्मेदारी उसे ही मिला गया था। पहले तो उसे लगा कि यह बहुत आसान होगा, पर उसे आरव के सवालों से ही डर लगने लगा था, और जिस तरह से वह उसे देख रहा था वह जादू का इतना तो समझ गया कि अब आगे पूरी तरह से बदल चुका है उसकी, और एक देखकर वह कह सकता है कि वह जादूगर बन चुका है, पर इतना बड़ा नहीं जिससे उसे डर हो या खतरा, पर वह एक राजकुमार है। अब तो उसके पास जादुई शक्ति भी है। जादुई शक्ति के साथ उसे हैंडल करना उसे लंबे आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही थी। आरव लंबे आदमी की मनोदशा समझ रहा था। उसने अपनी पूरी शक्तियों का अभाव नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे एक साधारण सा जादू बना था।
अगर किसी को उसकी असली शक्ति के बारे में पता चली या उसे सुनहरी रोशनी की शक्तियों के बारे में आभार भी हुआ तो यह उसके लिए सही नहीं होगा। वह अपने शक्तियों को अभी छुपा के रखना चाहता है जब तक बारिश की जानकी ना आ जाए, और अभी तो उसे वह सुनहरी रोशनी की पूरी शक्ति मिली भी नहीं है। क्या आप मेरा मुंह देखे रहोगे जो यहाँ से मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, और यह सब छोड़कर जो मुझे कोई नहीं चाहिए सिवाय मेरे दोस्त के। लंबा आदमी एक नज़र सभी को देखा तो धीरे धीरे वह सभी सामानों को वहीं पर रखकर उस कक्ष के बाहर चले गए। उनके जाने के बाद लंबा आदमी ने कुछ नहीं कहा। कुछ वक्त तक आरव उसके जाने का इंतजार करने लगा पर वह वहीं खड़ा रहा। मैंने क्या कहा तुम्हें? समझ नहीं आया? मैंने कहा जाओ यहाँ से। एपिसोड 98। जादू नगर के विद्या निकेतन में इस वक्त माहेश्वरी शून्य भाव के साथ अपने सामने बैठी 3 लोगों को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी तरह के इमोशन नजर नहीं आ रहे थे और उनकी आंखें भी एकदम इमोशनलेस थी, पर उसका बायां हाथ की हथेली का कफ रहे हैं। ये देखकर रुद्राक्ष देव ने एक गहरी सांस ली, फिर साथ छोड़कर उसने धीरे से आचार्य कामदेव और सिद्धदेव को वहां से जाने को कहा, जिसका इशारा देखकर वह वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रुद्र ने माहेश्वरी के कंधे पर हाथ रखा, जिससे माहेश्वरी अपने ख्यालों से बाहर आए और वह बिना भाव के विरुद्ध की तरफ देखने लगी, जिस पर रुद्र ने उसे बैठने का इशारा किया और उसे देखकर आगे अपनी बात जारी रखी। जिसे सुनने के बाद धीरे धीरे माहेश्वरी की आंखों में पानी जमने लगा और वह आरव रुद्र की बात को पूरी होने से पहले वहां से भागकर बाहर चली गई। वहीं उसे भागते हुए देखकर रुद्र ने बस अपना कर हिला दिया, फिर वह भी दूसरी तरफ निकल गया। इस वक्त उसके भाव को कोई समझ नहीं पा सकता। चलते हुए रुद्र अपने दादाजी से बात कर रहा था, जिस पर उसने कहा, मैंने अपना काम तो कर दिया दादाजी, पर क्या आपको लगता है माहेश्वरी यह फैसला ले पाएगी? क्योंकि जिस तरह से उसने ये करने को तैयार नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। आपने नहीं, पर मैंने देखा है वह आरव के लिए क्या है। मुझे मालूम है इस वक्त हम कठोर हो रहे हैं, पर यह उनके भविष्य के लिए जरूरी है। जिस तरह साल पहले मुझे फैसला लेना था, आज उसी तरह महेश्वरी को भी फैसला लेना है। और आरव ने तो अपना फैसला ले ही लिया, पर अफसोस कि मैं जिस बात से डर रहा था वह बात अब सच हो रही है। जिस पर उसके दादाजी, जो इस वक्त राजा कुंभदेव के भाई और बैठे हुए सामने चल रहे प्रतियोगिता को देख रही थी, उन्होंने कहा, अब हमें ये सारी चीज उनकी किस्मत पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। पर याद रखें, कुछ चीज इस वक्त के साथ ही बाहर आती है और कुछ चीज अनिश्चित समय। हाँ, आप सही कह रहे हैं दादाजी। आरव ने अपना फैसला तो ले लिया, पर मुझे लगता है उसकी फैसले के पीछे कुछ तो राज है, नहीं तो वह इतना बड़ा कदम नहीं उठाता, वह भी उसे महल में। मुझे लगता है मैं ही फैसला गलत कर लिया। उसे महल में ले जाना ही नहीं था और ना ही उसके बारे में उसकी सच्चाई बतानी थी। मैंने कहा ना, हर चीज एक नीचे समय या समय के अनुसार ही हो जाती है। तुम फिक्र मत करो और तुम अपनी मिशन पर ध्यान दो, यह मिशन बहुत जरूरी है। याद रहे, इस दुनिया और हमसे दूरी जुड़ी सभी चीजों का भर तुम पर है। तुम कौन हो ये तुम जानते हो और तुम्हारे साथ पूरा देश है, पर तुम जो करने जा रहे हो उसके लिए लंबा वक्त और इंतजार की जरूरत है। इसलिए मेरे बच्चे, सोच समझ कर फैसला लेना। मैं यहाँ तुम्हारे दोस्त के साथ हूँ, इसकी चिंता मत करो। बस अपना वचन और जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाओ। वही महल के अंदर अरे अपने कक्ष में खड़ा इधर उधर चक्कर लगाया जा रहा था और उसके सामने 10 बड़ी बड़ी खाली सजी थी, जिसमें देश कीमती हीरे और रेशम और सोने और बहुत ही महंगा पोशाक और अलग अलग तरह की चीज अलग अलग थल में रखी हुई थी। उन सभी चीजों को कारण जाकर फाड़ कर देख रहा था। भले ही वह अच्छा खासा आचार्य फैमिली से बिलोंग करता है, पर उसने कभी इस सत्र राजशाही लिवाज या चीजों को नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन था ये सारी चीज असली रेशम और सोने चांदी और हीरे से जड़ी हुई है, और यह सच भी था। इस समय एक राजकुमार का वस्त्र और बहुत सारी चीज काफी अच्छा नजर आ रहा था। उन लिबासों को देखकर आरव का मुंह बन गया और वह उसे इधर उधर खागलने लगा। फिर उसने कुछ कुछ चीज देखी, फिर अपने हाथों का जादू से उसे कुछ अलग ही तरह से बनाने लगा। ये देखकर कारण ने कहा, इतना सुंदर चीजों को तू बिगाड़ रहा है, जबकि तुम्हारे पिता राजा कामदेव ने कितनी सारी तैयारी कर रखी है तुम्हारे लिए। इसीलिए तो इस बिगड़ रहा हूँ, ताकि मैं नजर आना चाहता हूँ, ताकि किसी के सजावट से बने इंसान। तकरीबन कुछ ही देर में आरव ने अपने सामने हवा में उड़ रहे उसे कपड़े को देखा और मुस्कुराने लगा, तो वही करण का मुंह खुला को खुला रह गया। उसने अपनी आंखों मल के सामने देखने लगा, फिर आरव को जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। करण ने कर खुजलाते हुए हंसते हुए कहने लगा, ये तो पहले से ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तो यही पहनेगी? जिस पर आर ने कहा, बिल्कुल वह लिबास अच्छा था, पर वह मेरे पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। आखिर मैं एक राजकुमार हूँ, तुम मुझे अच्छा दिखने तो है, अब पहले जैसा थोड़ी रहूंगा जो कोई भी आए और मेरा मजाक बनकर चले जाए। अब तुम असली राजकुमार आरव से मिलोगे। ये कहकर आंख मार दी, फिर कुछ उसके ऊपर फेंक और कहा, तू भी तैयार हो जाओ। ये कहते हुए वह बाकी सारी चीज देखने लगा। करण भी अपने ऊपर फेंक हुए कपड़े को लेकर सीधा चेंज करने लगा। मुझे पता था चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसे आरव के साथ तो देना ही होगा।
कुछ ही देर में कारण पूरी तरह से तैयार होकर अपने आप को आने के सामने देखने लगा, पर कुछ आवाज सुनकर उसने मुंह बनाकर कहा, ये तीसरी बार है जो ये लंबा आदमी अंदर आना चाह रहे हैं, पर इसे कौन बताया कि जब तक आ रहा नहीं जाएगा तब तक इस कक्ष का दरवाजा नहीं खुल सकता। तभी दूसरी तरफ का दरवाजा खुला। इस वक्त वह लंबा आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। ये देखकर भी कारण का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि वह एक तक सामने देख रहा था, तो वही उसकी नजरों का पीछा करते हुए वह लंबा आदमी भी उसे तरफ देखा तो उसकी आंखें दो गुनी बड़ी हो गई। वह बहुत माहिर और काजल जादूगर था और उसे अपना इमोशन कंट्रोल करना आता था, पर उसने जो सामने देखा तो उसे अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। करण और वह लंबा आदमी दोनों एक पक्ष अपने सामने हो रहे अजीबों को देख रहा था। एपिसोड 99। जादू नगर के विद्या निकेतन में रुद्र इस वक्त अपने पसली अवतार में तैयार होकर एकदम शांत खड़ा जादू नगर के सबसे ऊंची पहाड़ी में खड़ा हुआ एक तक सामने पूरे नगर को देख रहा था। तभी उसके पीछे दो साया भी आ गए। इसके बाद रुद्र ने बिना उनकी तरफ देख अपने हाथ पीछे बंधे हुए गहरी आवाज में कहने लगा, हाँ हाँ, सारी तैयारी हो चुकी कमांडर, सारी तैयारी हो चुकी है। वह लोग कुछ बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर माहेश्वरी भी अपने बैग के साथ प्रकट हो गई और अपने हाथ को 2 कदम पीछे लेकर ऐसी स्थिति में खड़ी हो गई जैसे कि बाकी दूसरा साया खड़े थे और रुद्र में माहेश्वरी की उपस्थिति का अभाव हो चुका था। उसने कहा, मुझे मालूम था तुम सही फैसला लोगी महेश्वरी, इस वक्त हमें हमारी जिम्मेदारी को पहले दायित्व पर रखना है। माहेश्वरी ने बस सर झुका लिया। मुझे पता था कि यह फैसला उसने किस कदर अपनी दिल पर पत्थर रख कर लिया था। उसने अपनी आंखें बंद करके आपको याद किया, जिस पर उसके होठों पर है कि मुस्कान आ गई। फिर अपने आप को मजबूत दिखाकर दो अपने बैग को करके पकड़ लिया और अपने चेहरे के भाव को शून्य कर लिया। रुद्र ने पीछे मुड़ और कहा, तो चलो एक नए युद्ध और नए सफर में, जहां हमारा सामने से और सिर्फ दुश्मनों से होगा और ऐसे छलावा इसके बारे में हम सिर्फ पढ़े हैं, पर अब हमें उनका सामना करना है। उन तीनों ने एक साथ हमेशा हिलाया और अपना हाथ हवा में कर दिया, जिसे देखकर आदर ने भी अपने दोनों हाथ को हवा में किया और दोनों हाथ से निकलती हुई रोशनी के बीच कुछ जगमगाती हुई चीज उन तीनों की तरफ जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि रुद्र को शक्तियां उन दिनों में बांट रहा है। महल के अंदर दो भाई काली परछाई हवा में बिना किसी को नजर आए इस तरह से घूम रहे थे, कोई अदृश्य ना हो जिन्हों वह महल में सबके सारे के ऊपर चुपके छुपाते इधर उधर घूम रहे थे। तभी अचानक से एक बिजली जैसी रफ्तार से रोशनी उन दोनों काले ससाया को जाकर लिया और एक तेज बिजली की गाज की आवाज उसे पूरी जगह पर फैल गई और वह दोनों सया इंसानी रूप में जमीन पर बेसुध होकर पड़े थे। वह लंबा जादूगर चलते हुए उनके करीब आया और उन्हें गौर से देखने लगा। उनकी कुछ दूरी पर 5 से 6 सैनिक के बीचों बीच आरव और कारण चलते हुए इस और आ रहे थे। उन दोनों ने ये साफ देखा कि वह लंबा जादूगर कितने आसानी से वह दोनों कल चाय छाया छाया को पकड़ लिया। वह उनकी जादुई शक्ति देखकर हैरान थे। हालांकि उनकी शक्तियां भी कोई काम नहीं थी, फिर भी जिस तरह से वह लंबा आदमी ने अपना जादू का इस्तेमाल किया वह काबिले तारीफ था। आरव कुछ वक्त पहले उसे जादुई आदमी का रिएक्शन और अभी हुए करामात को देखकर समझ गया कि इसी कारण उसके पिताजी ने उसके लिए यह अंगरक्षक तैनात किया है। तो कुछ वक्त पहले जब वह तैयार होकर बाहर आया तो कारण और वह लंबा आदमी दोनों ही मुंह फाड़े उसे ही देख रहे थे और आरव अपना पीछे बांध लंबा चोगा को सही करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसके एक हाथ में उसका सर में पहनने वाला मुकुट था, तो वही उसके दूसरी ओर अपने हाथ से वह उसे जगह को सही कर रहा था। उसके पैरों में पहनना लंबा जूता उसे काफी और लंबा नजर दिख रहे थे, जिसके कारण उसकी लंबाई बहुत शानदार नजर आ रही है और उसने अपने बालों को भी अपने मुकुट के हिसाब से काफी अच्छा तरह से सेट कर रखा था। वह सोच रहा था कि अगर यह मुकुट न पहनकर वह कुछ और पहन ली तो उसमें भी काफी अच्छा रहेगा, पर अभी वही ये नहीं कर सकता क्योंकि अभी इस वक्त उसे पूरे पारस साम्राज्य के प्रजा के बीच उपस्थित होना है। इसलिए वह किसी भी तरह का गलती या लापरवाही नहीं करना चाहता। अपने वेशभूषा में जब उसने अपना सर उठाकर सामने देखा तो कारण और वह लंबा आदमी एक तक उसे ही घर घर कर देख रहे थे। ये देखकर आरव की आंखें चौड़ी हो गई और उनके कुछ कम सामने खड़े होकर उसने अपने गंभीर और सीरियस आवाज में कहा, क्या मैं इतना अच्छा लग रहा हूं कि अपनी नजर नहीं हटा पा रहे हो तुम मुझसे? जिस पर दोनों ने बदहवासी में बस हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर तो आरव का आंखें गोल घूम गया, पर जब उसने भी अपने बगल में बड़े से शीशे में अपने आप को देखा तो खुद ही खुद को पहचान नहीं सका। उसने तो सोचा था कि वह बाकी राजकुमार की तरह ही नजर आ रहा होगा, पर ये तो कुछ और ही है। कुछ वक्त पहले वह किस तरह से था और अब बिल्कुल अलग। ये देखते हुए आरव के दिमाग में कुछ खुराफात आने लगा, पर उसे अपने आप को सीरियस और शांत ठंडा और अपने चेहरे और आसपास के वातावरण में फैला दिए, जिसका एहसास बातें ही कारण और वह लंबा आदमी थोड़े होश में आए और वह लंबा आदमी सर झुकाए हुए कहा,
राजकुमार, हमें चलना चाहिए क्योंकि इस महल की खुफिया रास्ते तक पहुंचने में हमें सामान्य यहाँ से गुजरना होगा। जब हमने पूरी तैयारी कर ली है, इस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं होगा, पर हमें अंदेशा है कि उसे महल में मौजूद जासूस या मेहमान किसी भी तरह से यह पता जरूर लगाएंगे। अब तक तो आपकी खबर पूरे महल और पूरे साम्राज्य में फैल गई है, इसलिए सारे जासूस भी चौक करने हो गए होंगे। जब तक ये जश्न समाप्त नहीं होगा तब तक हम किसी को इस महल के बाहर जाने को नहीं कह सकते। महल में समाप्त होने के बाद रोहित कड़ा शासन लागू होगा, जिसके बाद तो सिर्फ महल। हाँ, ज्यादा बकवास मत करो, चलो। ये सब सोचते हुए आरव कुछ लंबे आदमी को देखने लगा, जो इस वक्त उन दो कल जादूगरों के डेड बॉडी के सामने खड़ा था। वह लंबा आदमी ने अपने कुछ साथियों को सारा किया, जिसके बाद रास्ता खाली हुआ। फिर वह आरव के पीछे आकर खड़ा हो गया और अब को आगे चलने का इशारा किया, जिस पर आरव ने भी इमोशनलेस चेहरे के साथ आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही पल में वह एक खुफिया दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसके बाद वह लंबा आदमी ने कुछ मंत्र कहे और अपने हाथ से जादू रोशनी निकाल कर कुछ और किया। इसके बाद वहां एक काली सुरंग जैसे दरवाजा खुल गया। उसे सुरंग को देखकर और मैं अपने कदम आगे बढ़ने लगे। जैसे वह आगे बढ़ रहे थे उसे सारी चीज नजर आ रही थी, पर उससे पहले कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये खासियत थी इस सुरंग की। एपिसोड 100। दूसरे मंजिल पर कपिल और ऋषि दोनों ही अपना ज्ञान प्रतियोगिता में ना कर अपने चारों ओर नजरें गड़ाए हुए देख रहे थे। उन्हें अपने बगल सबसे ऊंचे माले पर राजा कुंभदेव भी नजर आ रहे थे, जो अभी इस वक्त अपने बगल में बैठे राजपुरोहित जी के साथ कुछ बातें कर रहे थे और उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ देखा जा सकता था। ये बात वहां बैठा है राजकुमार वैभव अपनी नजर चारों ओर करते हुए सभी लोगों पर गौर कर रहा था और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जिन लोगों की मन की बात वह सुन सकता है, उनकी बातों को ध्यान से देखने लगा। पर उसे भी पता था कि जादुई पत्थर के वह बाकी लोगों की मन की बात नहीं सुन सकता, पर वह सबके हाव भाव पहचान की कोशिश कर रहा था, खास करके उसके कोई दूरी पर बैठे राजकुमारी काव्या पर, जो मुस्कुराते हुए वह प्रतियोगिता देख रही थी और उसके चेहरे पर झूठी खुशी या असली मुस्कान है या नहीं यह वह समझ नहीं पाया। वही काव्य मुस्कुराते हुए सभी प्रतियोगिता को देख रही थी, क्योंकि राजा कुंभदेव का फैसला सुनने के बाद सभी एक ही सवाल था। पर राजकुमारी काव्य, जो आरव की सच्चाई पहले से ही जानती है, वह समझ गई कि आरव सबके सामने आने वाला है और उसकी मदद रुद्रदेव कर रहा है। पर ऐसा क्यों, वह समझ नहीं पाई, पर वह खुश थी कि अब वह आरव के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकती है। पर एक अनकहा डर उसके मन में भी था कि कहीं आराम की याददाश्त आ जाएगी तो कहीं वह उससे नफरत न करने लगी। पर उसने जहां तक चुप कर उनकी बातें सुनी थी, यह बात तो समझ आ गया था कि अब तक आपकी पूरी याददाश्त आई नहीं है। इसलिए वह काफी हद तक खुश भी थी और डरी हुई भी थी, पर अपने डर को वह अपने अंदर बखूबी छुपाना जानती है। और जिस तरह से राजकुमारी काव्य की शख्सियत है, वह जानती है कि उसे अब क्या और किस तरह का कदम उठाना है। वह अब अपनी पिछली वाली गलतियां तो दोहराएगी नहीं, पर उसके साथ उससे राजकुमार वैभव से बदला भी लेना है कि नादानी में सही, पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सब सोते हुए काव्य देखा तो प्रतियोगिता रही थी, पर उसकी नजर में ये भाग लिया था कि वैभव काफी समय से उसे ही देख रहा है और उसकी मन की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने अपनी नर्सरी सामने किया, फिर अपना चेहरा दुश्मन उसकी तरफ करके उसे देखने लगी। अचानक से अपनी तरफ देखता पाकर वैभव थोड़ा हड़बड़ा गया, पर वह फिर काव्य की तरफ देखने लगा। दोनों की नजरें आपस में मिली, पर दोनों की नजरों में एक अलग सा चल नजर आ रहा था, जैसे वह दोनों अनजान थे। तो वही उन दोनों पर ऋषि और कपिल की नजरें भी थी। ये दोनों किस खेल में उन्हें अपना मुहाना बनाना चाहते हैं, पर वह भी इस खेल में शामिल होकर अपना अलग खेल खेलना चाहते हैं। इसलिए वह बस इस वक्त यही देख सकते हैं कि ये दोनों का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जहां तक बात रही उत्तराधिकारी की, उसके बारे में तो यह अभी भी किसी को कुछ भी पता नहीं था, नहीं चल पा रहा था। राजा कुंभदेव ने इस बार बहुत कठिन और कड़ी निगरानी सभी पर बने हुए थे। इसका हर एक चाल पर वह खुद ही नजर रखे हुए हैं, इसलिए कोई भी उनकी नजरों में आने से बच रही थी। वही यह सारी चीज उन सबके साथ साथ रानिया पर भी चल रहा था, पर रानी राजदेवी जी बहुत शांत मन से बस मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। सबको पता था रानी राजदेवी अपने भावों को छुपाने में काफी माहिर है। मेरे पारस साम्राज्य की लोगों, जिसके लिए आप सभी लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आए हुए हैं और अब तक अपने दिल था में उसे चीज का इंतजार कर रहे हैं, वह घड़ी अब खत्म हुई। अब मैं महाराज से अनुरोध करूंगा कि वह अब हमें और ज्यादा ना सताते हुए हमारे अगले अन्य डाटा और अपना उत्तराधिकारी को सबके सामने प्रस्तुत करें। ये कहते हुए सबसे ऊंचाई पर खड़ा जादूगर अपने जादू का इस्तेमाल करे हुए सबको ये बता रहा था। वह चुप हो गया। अब सबकी नजर उसे लंबे इमारत के छोटी किनारे पर खड़े राजा कुंभदेव पर गई। सब एकदम शांत हो गए और सब अपनी अपनी जगह पर खड़े भी हो चुके थे और उसे मैदान में जीतने वाले और जितने भी भाग लेने वाले जादूगर थे, वह सब खड़े हुए थे। उनमें से किसी के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी तो कोई अपने जगह पर सही से खड़े नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह दूसरे का सहारा लेकर खड़े हुए थे।
खुद घोड़े पर बैठे थे तो कुछ अपने हाथों में अलग अलग अश्लील लिए सावधान के मुद्रा में उन सब का पोशाक यूनिफॉर्म अलग अलग देश और अपने आप ने राज्य साम्राज्य को दर्शा रहे थे। अपने को साथ में काफी प्रभावशाली व्यक्ति नजर आ रहे थे। राज्य कुंभदेव अपनी पहाड़ी और जादुई शक्तियों से अपनी बातें सबके सामने रखना शुरू किया। जैसे जैसे उनका भाषा शुरू हुआ सब शांत होकर उनकी पार्टी बड़ी बहू की और बाकी कैसे सुन रहे थे। राजा के उठने साथ ही बाकी सब भी अपनी जगह पर खड़े हो गए और अपने दोनों हाथ आगे की तरफ बैठे हुए शांति से उनकी सारी बातें सुन रही थी। राजा के दूसरी और अगल बगल बनी इमारत में भी बाकी राजकुमारी, राजा के बच्चे और राजमहल में उपस्थित सभी सदस्य भी अपनी जगह से खड़े होकर उनकी बातें सुनाने लगी। वह दोनों मंजिलें जुड़े हुए थे। हम सबकी सांस और दिलों की धड़कन एक अलग ही रफ्तार के साथ चल रही थी। से अपने बगल में खड़ी आदमी दूसरे इंसान की धड़कन साफ महसूस कर पा रहे थे। काव्य तो बस बेचैनी से उसे ग्राउंड नीचे की ओर देख रही थी। उसे वहां पर किसी के आने का इंतजार हो रहा था। तो वही अकेले नहीं थी, उसके साथ ही दोनों राजकुमारी रिद्धि और सिद्धि भी अपने हाथ मलते हुए उसे ग्राउंड को देख रहे थे जहां पर सभी प्रतियोगिता में शामिल हुए जादूगर उपस्थित थे। राजा जी की भाषण धीरे धीरे उसे मोड़ की तरफ आ गया जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने जैसे ही अपनी आखिरी बात खत्म की उसके बाद उन्होंने अपने हाथों का इशारा किया जिसके बाद 10 अलग अलग बड़े बड़े तरली दास्तसियां उसे ग्राउंड में आ गई और एक लाइन पर खड़ी हो गई और उसे ग्राउंड के बीचों बीच एक मंच जैसा बनी स्थान के अगल बगल अपने हाथों में पड़े खेलों को लिए खड़े रहे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई रोबोट चल रहा हो। फिर राजा ने आगे कहा, इसके बाद एक काली परछाई अंधेरे से बाहर आई हुई उन सभी को नजर आने लगी। अब सबकी नजर बस उसे कल परछाई से निकलते हुए इंसान पर थी। तो वही बाकी सबका दिल एकदम रफ्तार से धड़कने लगा। राजा कुंभदेव ने अपनी बात पूरी की तो आप सबके सामने उपस्थित है इस साम्राज्य के होने वाले अगले राजा और हमारे साम्राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार आरव कुंभदेव आर्य। सबकी नजर बस अब उसे परछाई पर थी और राजा की आखिरी बात सुनने के बाद तो वहां एक दूसरे की तरफ सब देखकर देखते नहीं रह गए। दो पल के लिए तो वहां इतना सन्नाटा हो गया कि वह एक दूसरे की सांसों को भी नहीं सुन पा रहे थे। फिर अचानक से सबके बीच आपस में बातें होने लगी तो वही महल में रहने वाले बाकी लोगों और राजकुमारों और उनकी मानों को बहुत गहरा सदमा लगा। यही नहीं, बहुत सारे लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने अपने कानों से अभी क्या सुना, पर जो भी सुनो वह सच है। वह सब देख पा रहे थे अंधेरे से चलती हुई एक परछाई रोशनी की तरफ आ रही है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।